भाई देखो बच्चों, गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है। कौन गुड मॉर्निंग बुलाइए? गुड इवनिंग सारे छोटे भाइयों, छोटी बहनों, कैसे हैं आप सभी? प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? चलो, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज हम पढ़ाने वाले हैं आप सभी को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करूंगा सारे बच्चे मेरी क्लास के साथ जुड़े रहेंगे और टॉपिक को अपना कंप्लीट करेंगे। और अगर किसी को लगे कि पवन भैया मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि भैया इस टॉपिक को समझने में यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो चलें क्लास की करें शुरुआत। चलो, तो दोस्तों चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। कल के सारे टॉपिक क्लियर है ना? एक बार मुझे बता दो जरा, कोई ऐसा बालक तो नहीं है कि जिसको कोई चीज समझ में नहीं आई? देखो, ये आज की क्लास का जो टॉपिक है ना, ये बच्चों हम तुम्हें बताएं बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है। ये जो टॉपिक है, एक मिनट जरा मेल ओपन हो जाए बाबू। चाहते हैं यार, मेल ही नहीं यार दिख रहा है तो। ओके, दोस्तों आज की क्लास का जो ये टॉपिक है, ये बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है। मैं पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि इस टॉपिक को जब आप पढ़ते हो ना, तो तुम्हें ऐसे लगता है कि यार ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना, बहुत बोरिंग टॉपिक है। लेकिन बच्चों, अगर बोरिंग है तो क्या हुआ? तो क्या इनको नहीं पढ़ाया जाएगा? बच्चों मैं तो इनको पढ़ाऊंगा, चाहे बोरिंग हो या फिर अच्छे हो या बुरे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इनको पढ़ाऊंगा आपको और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चों कि आज इस क्लास की जब हम बात कर रहे हैं, ये इतना टफ टॉपिक है। जब बच्चे पढ़ते हैं तो कई सारे बच्चे तो इसको मुंह मोड़ के चले जाते हैं कि गुरुजी नहीं पढ़ रहे, यहीं छोड़ देते हैं। कल भी क्लास लूंगा आपकी, याद रखना। टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चलो भैया, क्या क्या टॉपिक मैं आपको कराऊंगा? सबसे पहले मैं आपको संयुक्त राष्ट्र कराऊंगा, यूएन कराऊंगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि यूएन क्या है, व्हाट इज यूएन? तो मैं कहूंगा सर, यूएन को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। यूएन को क्या बोलते हैं दोस्तों? यूएन को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। आप मुझे ये बताओ कि दोस्तों, अगर मैं यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा आपको डीपली बताऊं तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं? भाई आज सुभजीत पोल का आज बर्थडे है, तो उनको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले ये बताओ कि इसमें अगर मैं किसी को डिटेल में बताऊं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, ये तो सब जानते हैं और मैं भी आपको शॉर्ट में बता के सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सर इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसलिए 24 अक्टूबर को हमारे वर्ल्ड में, पूरे में यूएन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसे यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आप एक तो क्वेश्चन ये याद रखोगे, यूएन डे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर इसको क्यों बनाया गया था। रीजन बता सकता है कोई बच्चा कि इसे बनाया क्यों गया था? दोस्तों मैं आज आपको बताता हूं। दरअसल में क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? अगर मैं आपसे पूछूं भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो आप कहोगे सर 1914 से लेकर और 1918 तक वो चला। इस युद्ध में जो घायलों की मदद की वो किसने की थी? तो दोस्तों, इस युद्ध में जो घायलों की मदद की थी, जो लोग घायल हो रहे थे उनकी मदद करने के लिए जो आगे आ रही थी वो थी रेड क्रॉस। वो कौन थी बच्चों? वो थी रेड क्रॉस।
अगर आपसे पूछे कि रेड क्रॉस को पहली बार नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, क्योंकि जो लोग पहले विश्व युद्ध में घायल हो गए थे बच्चों, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनका इलाज कराना, उसमें सबसे ज्यादा मदद की थी रेड क्रॉस ने, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था पहली बार। और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कितनी बार? 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मुझे बताइए। जब प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ, सर ये कब हुआ? तो भैया ये हुआ था 1918 में। तब क्या हुआ था दोस्तों? तब लीग ऑफ नेशन, एक मिनट रुकना बच्चों, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया। दोस्तों ध्यान से सुनते रहो, थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जब बच्चे पूछने गुरुजी रेड क्रॉस कब मनाते हैं? रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाते हैं। इसे कितनी बार? 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 3 टाइम नोबेल प्राइज। विनर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है बच्चों, वो है रेड क्रॉस। दोस्तों हमारे विश्व की जब बात की जा रही है तो पहले ध्यान से सुनो, मैं आपको बता दूं लल्ला, 1914 से 18 तक जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघर्षों को रोकने के लिए, मतलब पूरे विश्व में आपस में लड़ाई ना हो, इसलिए 1919 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम रखा 1919 में लीग ऑफ नेशन। जिसका नाम क्या रखा बाबू? जिसका नाम रखा लीग ऑफ नेशन। दोस्तों शुरुआत में इसका जो मुख्यालय रखा गया था, अगर इससे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर शुरुआत में कहां रखा गया था, तो हेडक्वार्टर में इसका शुरू में था लंदन में। कहां था बच्चों? लंदन में। अगर आपसे पूछे कि शुरुआत में इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहां था बच्चों, वो था जेनेवा, सॉरी लंदन में। लेकिन कुछ समय उपरांत इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया और इसे कहां पर कर दिया गया भैया? जेनेवा में कर दिया गया, जेनेवा में कर दिया गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। मैंने आपसे पूछा कि दोस्तों ये जो आप यूनाइटेड नेशन पढ़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का हिस्ट्री क्या रही है? तो हिस्ट्री ये रही है बाबू कि ये जो लीग ऑफ नेशन थी ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनी। प्रथम विश्व युद्ध कब बना? 14 से 18। इसलिए ताकि पूरे विश्व में कोई और युद्ध ना हो, इसलिए बच्चों क्या बनाया गया? इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ठीक है बच्चों, आपको बता दो 20 अप्रैल 1946 को, कब? 20 अप्रैल 1946 को इसे खत्म कर दिया गया। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, 20 अप्रैल 1946 को, 20 अप्रैल इसे 1946 को इसे पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया गया। और दोस्तों इसी के स्थान पर पहले तो ये कह दिया गया ठीक है ये इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर 1946 में ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि अब ये खत्म कर दी गई है। लेक्चर के बाद पीडीएफ कैसे देखें तो अभी जब मैं क्लास खत्म करूंगा तब आप देख लेना, तब आप देख लेना बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यूएन क्यों बनाया गया था। आप जरा इसके बारे में सुनिए, यूएन क्यों बनाया गया था। अगर यूएन बनाया गया दोस्तों, देशों में आपस में विरोध ना हो, दो देशों में आपस में लड़ाई ना हो, है ना, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किया जाए। क्या किया जाए? जो इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन है उनका पालन किया जाए। तब दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यूएन। अब हम जब यूएन पढ़ते हैं तो यूएन में मेरे प्यारे साथियों क्या है? गुरुजी मेरे पास आपकी वॉइस डबल आ रही है। बच्चों वॉइस डबल आ रही है क्या? एक बार बताएंगे मुझे, मेरी वॉइस डबल आ रही है क्या? क्लियर है? चलो तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया सर इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसकी अगर मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो इसकी हिस्ट्री ये है कि पहले इसे यूनाइटेड लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते थे, लेकिन बच्चों 1919 में इसकी स्थापना हुई। इसी को कन्वर्ट किया गया है संयुक्त राष्ट्र में। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र की बात करता हूं तो आप अच्छे से जानते हो इसमें कुल मिलाकर 193 देश शामिल हैं। आपसे यही सवाल पूछेगा कि यूएन में कुल मिलाकर कितने देश शामिल हैं, तो आप लोग कहोगे कि सर इसमें 193 देश शामिल हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को पूछना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इनमें जो सबसे लास्ट का देश शामिल हुआ था वो हुआ था बच्चों 2011 में लास्ट देश शामिल हुआ था, जो कि 193 देश था, जो था आपका साउथ सूडान। कौन सा था बच्चों? साउथ सूडान। ये आप लोग याद रखना, साउथ सूडान, जिसकी राजधानी थी जूबा। जिसकी राजधानी क्या है? जूबा।
इससे ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे कि यूनाइटेड नेशन में कुल मिलाकर कितने देश हैं, तो आप बताओगे 193 है। अब ये तो बच्चों पक्का पूछ सकता है कि इसमें लास्ट देश कौन सा शामिल हुआ था, तो लास्ट देश हुआ था दक्षिणी सूडान। आपको बता दो बच्चों, दक्षिणी सूडान शामिल हुआ था। उसकी जो राजधानी थी, राजधानी क्या है, राजधानी है जूबा। क्या राजधानी है बच्चों, राजधानी है जूबा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसका हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका। और बच्चों अगर आपसे पूछे कि एंटोनियो गुटेरेस बच्चों इसके अध्यक्ष है, और इसमें 193 देश है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब हम जरा संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, जहां थोड़ी सी आपको डिटेल मिले, सारी चीजों के बारे में आपको पता भी लगे, सारी चीजें थोड़ा सा क्लियर करते हैं, है ना। चलो तो भैया अब ये है सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश में याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को, बस आपको ये क्रीमिया श्रीमिया कुछ याद नहीं करना, 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली के निर्माण का निर्णय लिया गया। भैया पेपर में पूछा गया सवाल है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पेपर में ये सवाल 110% आ सकता है। अब बच्चे परेशान मत हो जाना कि गुरुजी इंग्लिश कहाँ है, क्या हिंदी में ही पढ़ाओगे। बच्चों आज दरअसल में ये हुआ, मैं एक बात आपसे पहले पूछ लूं कि अमेरिका में कोई एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनता है। देखिए पीडब्ल्यूडी का कहीं फिजिकल नहीं होता है, अब एओसी में होता है नहीं होता मैं नहीं जानकारी इसके बारे में, लेकिन वैसे पीडब्ल्यूडी का फिजिकल बहुत कम होता है। अगर मैं अमेरिका की बात करता हूं तो अमेरिका में दोस्तों याद रखना एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 टाइम। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ये जो रूजवेल्ट नाम के व्यक्ति थे ये अमेरिका में 4 बार राष्ट्रपति बने थे, ये याद रखना आप, ये 4 बार राष्ट्रपति बने थे। मतलब पूरे अमेरिका में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अमेरिका में 4 बार राष्ट्रपति बने हैं, और वो कौन से बच्चों, वो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये आप याद रखना बाबू। कभी आप कहो गुरुजी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 4 बार राष्ट्रपति कोई बन नहीं सकता, तो अमेरिका में एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि 4 बार राष्ट्रपति बने थे। अब बच्चों आप कहोगे सर ऐसे कैसे, सर इंग्लिश में पीडीएफ लगाना, ये रही इंग्लिश में बेटे आपको क्या लगता है कि हिंदी में लगाएंगे। आज दरअसल में क्या था, कंटेंट थोड़ा ज्यादा था तो इसलिए 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया गया, है ना। चलो अब बच्चे कहेंगे गुरुजी ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे बन सकते हैं। ऐसा इसलिए बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो रूल बना उस रूल से पहले ही 4 बार बन चुके थे, ये आपको याद रखना होगा, रूल से पहले ही। ठीक है चलो अब दोस्तों इतना पढ़ो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें कुल मिलाकर 51 देश थे, ये आपको याद रखना होगा। जब इसकी स्थापना हुई थी जब इसमें कुल मिलाकर 51 देश थे, लेकिन अगर आपसे पूछे आज कितने देश हैं, तो आज है मेरे प्यारे साथियों इसमें कुल मिलाकर मेरे प्यारे भाई, कल से आपको बैकग्राउंड व्हाइट मिलेगा, कल से जो पीपीटी होगी उसका बैकग्राउंड आपको व्हाइट मिलेगा, ये हमारा तुमसे प्रॉमिस है। ठीक है, अब सवाल यह है कि जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए थे, बाद में इस पर हस्ताक्षर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य बना था। वर्तमान में इसमें कुल मिलाकर 193 देश हैं, और दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि इसमें सबसे लास्ट में कौन सा जोड़ा है, वो जो ना दक्षिणी सूडान। बच्चों क्या इससे ज्यादा डिटेल और तुम्हारे पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है? आप बताओ क्या एग्जामिनर इससे ज्यादा डिटेल आपके पेपर में पूछ सकता है? भैया आपसे पूछ लेगा शुरुआत में कितने देश थे, वर्तमान में कितने देश हैं, आपसे अध्यक्ष पूछ सकता है कितने हैं, बस और क्या पूछेगा? मुझे तो लगता नहीं है कि और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बाकी तो बच्चों पढ़ने के लिए तो इतना है कि पढ़ाई कभी खत्म होती नहीं है ना। तो दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं कि ये कब स्टेब्लिश हुआ है। इन 3 व्यक्तियों के नाम आप याद रखना। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दोस्तों एक सबमिट हुआ था कब, 4 फरवरी 1944 को सबमिट हुआ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, सोवियत प्रेसिडेंट है स्टालिन है, और अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछेगा द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश ऑन 24 अक्टूबर 1945, बस ये वाली डेट आपको याद रखनी है, ये वाली डेट आपको याद रखनी है। लेकिन एक बात और याद रखना दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था तो तब दोस्तों इस पर सिर्फ और सिर्फ 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं, किसने, 50 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने ही साइन किए थे। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद इसमें 51वां देश था, उसने भी पोलैंड, 51वां देश पोलैंड था जिसने इस पे हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं, तो प्रेजेंट में बच्चों 193 मेंबर है।
बच्चों जरा ये बताओ कि जो मैंने आपको किताब के साथ 4000 क्वेश्चन दिए थे वो मिले सबको, नहीं मिले? ये बताओ, ये जो मैंने 4000 क्वेश्चन आपको दिए थे वो मिले या नहीं मिले? भाई जिनको मिल गए हैं वो उन बच्चों को बताओ जिनको नहीं मिले हैं। जिनको मिल गए हैं वो क्वेश्चन, वो उन बच्चों को बताओ कि कैसे मिलेंगे। नहीं मिले हैं तो आज मैं अपने इंस्टा पे या फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो को देख लेना। वो वीडियो 20 सेकंड की है, आपको पता लग जाएगा उस वीडियो में कहां कहां पर कौन सी चीज मिलेगी, है ना। तो मैं अपने इंस्टा पर डाल दूंगा एक वीडियो आज, वहां पे आप देख सकते हो उसको। ठीक है बाबू, कैसे मिलेगा वो मैं इंस्टा पे जो वीडियो आएगी आज आपको उसको देख लेना, कैसे मिलेगी ये देख लो। अब परेशान मत होना। अब जैसे पूनम कह रही है सर मिल गया, देखो पूनम को मिल गया है, तो पूनम आप इन सबको बता दो कैसे मिलेगी। आप इनको, जिनको मिल गया वो इन्हें बता दो। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो दोस्तों, अगर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करता हूं तो इसके हेडक्वार्टर को लेकर थोड़ी सी बड़ी बातें की गई हैं। मैं इसको बताना ही नहीं चाहता दोस्तों, थोड़ी बड़ी बातें की गई हैं कि इसका, अगर मैं बात कर रहा हूं इसका जो हेडक्वार्टर वो कितने मंजिला है, क्या है ना, कुछ नहीं, ये तुम्हारे पेपर में कभी नहीं आएगा। बस ये याद रखो, संघ का जो मुख्य कार्यालय है वो 1942 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक 1952 में की गई थी। हाँ, एक सवाल आपसे पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशन की जो पहली बैठक हुई थी वो कब, यूनाइटेड नेशन की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? ये 1952, आप इसे मत भूल जाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर बाबू ये रहा, यूनाइटेड नेशन की जो पहली बैठक हुई थी वो अक्टूबर 1952 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखो, अगर मैं संयुक्त राष्ट्र महासंघ के बारे में बात करता हूं तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की जो भाषाएं हैं, जो जिन्हें मान्यता प्राप्त है, वो है 6 भाषा। वो कितनी भाषा है बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संघ में दर्जा प्राप्त जो भाषा है वो है 6, लेकिन जो काम काज होता है वो सिर्फ 2 ही भाषाओं में होता है। समझ रहे हो ना, वो सिर्फ 2 ही भाषाओं में होता है। तो दोस्तों आप मुझे आज इंस्टा पे आके, मेरी एक वीडियो है उसको देख लेना, वहां आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है ना, आप परेशान मत हुआ करो। तो सबसे पहले आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की जो पृष्ठभूमि हल्की नीली है, उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। यह प्रतीक 2 जैतून की वृत्ताकार शाखाएं के ऊपर से खुली है और उनके नीचे विश्व का मानचित्र बना है। ये आपके पेपर में कभी पूछा जाए नहीं पूछा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पेपर में ये दोनों पॉइंट पूछे गए, ये भी और ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। या तो पढ़ लो या फिर छोड़ दो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी है देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो काम करने की भाषा है वो तो सिर्फ 2 है, काम करने की भाषा है वो तो 2 है। कौन कौन सी? एक है बच्चों आपकी अंग्रेजी और दूसरी आपकी फ्रेंच। कितनी भाषा है? 2। लेकिन ऐसी कितनी भाषा जिनको मान्यता प्राप्त है? अगर मैं मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात कर रहा हूं तो वो है 6, जिसमें पहली है चीनी। पहली कौन सी है बाबू? चीनी है। दूसरी रसिया है, रसियन मतलब, और तीसरी अरबी, चौथी स्पेनिश। आप तो कभी गुरु जी 6 बता रहे थे, यहाँ तो 4 है, तो 2 ऊपर लिखिए ना, एक फ्रेंच है एक अंग्रेजी। टोटल कितनी होगी? 6। टोटल कितनी होगी बच्चों? 6। टोटल कितनी होगी बाबू? 6 हो गई। हिंदी क्यों नहीं है? तो भैया जिस बच्चे ने मुझसे ये पूछा है हिंदी क्यों नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जो सारे कामकाज होते हैं वो इंग्लिश भाषा में होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदी भाषा में होने चाहिए। हमारे देश में लगभग ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है, तो हम चाहते हैं कि वो हिंदी में होना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों ऐसा नहीं है, तो इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये रहा दोस्तों, अगर मैं बैकग्राउंड की बात करता हूं, फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन बैकग्राउंड की अगर बात की जाती है तो दोस्तों इसका जो बैकग्राउंड है वो है लाइट ब्लू। कैसा है बच्चों? लाइट ब्लू है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो है मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं सबसे जरूरी जो भाषा है वो है ये। यहाँ पे लैंग्वेज कितनी है? तो लैंग्वेज बच्चों 6 ऐसी लैंग्वेज है जिनको यहाँ पे दर्जा दिया गया है, 6 लैंग्वेज। लेकिन 2 लैंग्वेज ऐसी हैं जिनमें कामकाज होता है। 2 कौन कौन सी है? एक इंग्लिश और दूसरी फ्रेंच। मतलब जो सारा कामकाज होगा, जितना भी यूनाइटेड नेशन का काम होगा, यूनाइटेड नेशन का जितना भी काम होगा वो या तो इंग्लिश में होगा या फिर फ्रेंच में होगा, या तो इंग्लिश में होगा या फिर वो फ्रेंच में होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल, अगर मैं बात कर रहा हूं संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अलग अलग संघ हैं।
6 अलग अलग अंग हैं। सर जी इन 6 अलग अलग अंगों की अगर मैं बात करूं, ये 6 अलग अलग अंग हैं कौन कौन से, ये देखो। अगर मैं 6 अलग अलग अंगों की बात करता हूं तो सबसे पहला महासभा यानी कि जनरल असेंबली। सबसे पहला कौन सा हो गया सर, सबसे पहला है जनरल असेंबली, ठीक है। इसके बाद में दूसरा कौन सा हो गया, सेक्रेटरी काउंसिल यानी कि बच्चों सुरक्षा परिषद। मैं चाहूं तो भैया वो है पवन मोरल के नाम से, पवन मोरल 222 करके है, बस इस तरीके से आईडी है ना। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तीसरा हो गया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, मैं ये जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, इतना पेपर में कई बार नहीं भी पूछा जाता है ना, इतना कई बार पेपर में नहीं भी आता है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी आपको लगे कि यार ये तो इतना सारा हो गया, हम इसको कैसे याद करेंगे, तो आप डरना मत बिल्कुल भी। कभी आप लोगों को लगने लगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कैसे पढ़ेंगे, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, है ना। इसके बाद में इस चौथे को हटाओ, है ना। अगला देखो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और पांचवा देखो सचिवालय। दोस्तों ये वो टॉपिक है जहां से तुम्हारे पेपर में सवाल बन सकते हैं। सर कौन कौन से सवाल कैसे कैसे बनेंगे, आप थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। मैं 1 बाय 1 करके आपको एक एक टॉपिक के बारे में लेता चलूंगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों, एक सवाल है छोटा सा, अगर किसी बच्चे को पता हो तो बताइएगा, मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, किसी को पता हो तो बताइएगा, मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है। कोई भी बच्चा जो कहता हो कि गुरुजी मुझे सब याद है, मुझे आप कहीं से भी पूछ लीजिएगा, कुछ भी पूछ लीजिएगा। विश्व की लघु संसद, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, किसको याद है दोस्तों। तो ज्यादातर बच्चों का एक ही आंसर आ रहा है, सर यूनाइटेड नेशन को कहते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ये कहा जाता है आपकी जनरल असेंबली को। किसको बोलते हैं भैया, जनरल असेंबली को बोलते हैं, जनरल असेंबली को बोलते हैं। ये आप याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये गलती करोगे तो फंस जाओगे बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पढ़ेंगे। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पढ़ेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि दोस्तों इसे जल्दी जल्दी से खत्म किया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जो स्थापना हुई थी, वो इसकी स्थापना भैया 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। और ये भी आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कुल मिलाकर 15 देश हैं। अगर 15 की बात करता हूं तो 15 में से 5 ऐसे हैं, 15 को 2 पार्टों में डिवाइड कर लो, एक तरफ 5 लिख लो, एक तरफ 10 लिख लो। ये 10 जो है बच्चों, ये 10 है टेम्परेरी, कहते हैं ये 10 है टेम्परेरी। ये 5 जो है ये है परमानेंट, ये है परमानेंट। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन 5 में कौन कौन से देश हैं, यूएनओ के 5 स्थायी मेंबर कौन कौन से हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो। यूएन के 5 स्थायी मेंबर कौन कौन से हैं, आप मुझे बता सकते हो। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2 मैं बता रहा हूं, बाकी आप बताना। रसिया, चाइना, 2 मैंने बता दी, बाकी आप बताओ। रसिया, चाइना, चलो यूएसए भी लिख देता हूं, यूएसए भी लिख देता हूं। और बताओ जरा, इंडिया नहीं है बेटे, इंडिया नहीं है। चलो फ्रांस भी लिख देता हूं। पांचवें देश का नाम जो बताएगा वो मेरी नजर में टॉपर बच्चा होगा। सर 5वां देश अगर ना पता हो तो भैया ब्रिटेन, ना पता हो तो लिख लो ब्रिटिश। तो दोस्तों ये 5 ऐसे मेंबर हैं जो मेरे प्यारे, देखिए ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये है यूएसए। तो 5 परमानेंट हैं और बाकी क्या है दोस्तों, बाकी 10 हैं टेम्परेरी। सर भारत किस में आता है, भारत आता है बेटे टेम्परेरी में, भारत आता है टेम्परेरी में। अगला पॉइंट देखिए, अगर मैं यूनिसेफ की बात कर रहा हूं, अगर मैं यूनिसेफ की बात कर रहा हूं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, है ना, जल्दी जल्दी, क्योंकि इनमें कुछ खास समझाने वाली चीजें हैं नहीं, तो जहां समझाने वाली चीज नहीं है उनमें ज्यादा बताऊंगा भी नहीं। अगर यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ का मुख्यालय बच्चों ये सब न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। अगर मैं इसके प्रमुख की बात कर रहा हूं, हेड की बात कर रहा हूं, इसके फिलहाल में जो हेड है उनका नाम है कैथरीन एस
रसेल और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश है 190। सदस्य देश कितने बच्चों? 190 इसके सदस्य देश हैं। अगर आपसे पूछे हेडक्वार्टर कहां है तो न्यूयॉर्क में। अच्छा, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है बाबू? कोई बालक बता सकता है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? बलराम प्रधान। देखिए न्यूयॉर्क की अगर बात की जाए तो सर वो हडसन नदी के किनारे बसा है। किसके? हडसन नदी के किनारे बसा है, ये भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब हम लेकर आ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। जब मैं संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये ध्यान रखना, आपके पेपर में यहाँ आज मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, कल आपके एमसीक्यूज करा दूंगा, तो परेशान मत होना कि गुरुजी आपने एमसीक्यूज नहीं करवाए हैं, है ना। कल मैं आपको एमसीक्यूज भी करा दूंगा। सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, मेरे प्यारे बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा गुरु, कल पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। अगर बात करूं तो दोस्तों इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई थी। और मैं आपसे एक सवाल पूछूं, 1965 में हमारे देश पर किसने अटैक किया था? आईयूसी क्लास के बाद बताऊंगा कहां मिलेगी आईडी। देखो दरअसल में क्या है, कुछ बच्चे ने मेरे नाम से फेक आईडी बनाई हुई है। मैं आपको बता दूं बच्चों, कुछ बच्चों ने मेरे नाम से फेक आईडी बनाई हुई है। अब भाई क्या ही कर सकता हूं उनका, ना तो तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। ऐसे बच्चों से दूरी बना लो, बस यही कर सकते हो। अगर आपको मेरे बारे में देखना है तो कुछ मत करो, गूगल पे जाके बस पवन मोरल लिख दो, गूगल पे जाके। यार मैं पेड़ में बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है कि मेरे नाम का कोई गलत फायदा उठा रहा है। जैसे आप लिखोगे ना पवन मोरल तो यहां आ जाएगा बच्चों। ये देखो, मेरी बुक लेनी हो बुक ले लेना, ये सब मेरी आईडी है। ये देखो यहाँ पे पवन मोरल, ये मिल जाएगी आपको, बात खत्म होगी। ये देखो ना, ये देखो, जैसे गूगल पे जाके पवन मोरल लिखा सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको बस इतना कहना चाहूंगा, आई एम रियली सॉरी, पहली बात तो मुझे बताना नहीं था, लेकिन मजबूरी में यार कुछ लोगों ने मेरे नाम का गलत फायदा उठा रहे हैं वो लोग, तो इसलिए मुझे बतानी पड़ रही है ये चीजें। अगला देखो, सबसे पहले आपको बता दूं सर 1965 में हमारे देश पर पाकिस्तान ने अटैक किया था। किसने अटैक किया था? पाकिस्तान ने। उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे संदीप? उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे? भाई बेटा भी ठीक नहीं है, बस ये बताओ आप, उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी तो नहीं थी, नहीं इंदिरा गांधी नहीं, उस समय थे लाल बहादुर शास्त्री जी। आपको पता होगा 1966 में ही उनका देहांत हुआ था। और कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, जिन्हें सदियों सदियों याद रखा जाएगा उनके काम के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है और मेंबर इसमें बच्चों 177 हैं। कितने मेंबर हैं? मेंबर कंट्रीज। अब कई बच्चे कहेंगे गुरुजी सदस्य देश, मेंबर कौन है? मेंबर सदस्य देश। अगला सवाल, विश्व बैंक। विश्व बैंक की अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां से तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पेपर में सवाल बन सकता है। अगर मैं विश्व बैंक की बात करूं तो यहां से तुम्हारे पेपर में सवाल बन सकता है कि भाई विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और पेपर में कई बार पूछा गया है कि वाशिंगटन डीसी, हाँ बिल्कुल बलराम वही है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त, वाशिंगटन डीसी के बारे में जब बात की जाती है सर ये किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों जय माता दी उषा, तब आपको बता दूं सर ये आपके पोटामैक नदी के किनारे है। पोटामैक, पोटामैक रिवर के किनारे है, ये भी आप याद रखना, पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। ये है तो वैसे ज्योग्राफी का सवाल है, लेकिन बच्चों अगर पेपर में आ गया तो क्या करोगे? तो ये पोटामैक रिवर के तट पर बसा हुआ है। इसको कब स्टेब्लिश किया गया था? तो इसे किया गया था 1944 में। और अगर आपसे पूछे इसके अध्यक्ष कौन है तो अजय बंगा जी है। सदस्य देश इसमें 189 है। इसके कितने सदस्य देश हैं सर जी? 189 है। क्या इस तरीके से सवाल पेपर में आ सकता है? क्या इस तरीके से पेपर में सवाल आ सकता है विनीत? सवाल कैसे आएगा बताइए? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? सवाल आएगा बच्चों, विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? आप तुरंत बताओगे। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलो थोड़ा सा अब हम आज मनमोहन जी के कार्य के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है अंकित, वो भी बताऊंगा, पहले ये देखो, पहले ये देखो दोस्त, सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, लेकिन बच्चों आप कहोगे गुरुजी मैं तो इसको आईएमएफ के बारे में जानता हूं। आईएमएफ, आईएमएफ कहो या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहो, बात एक ही है, थोड़ा सा समझ लेना इसको, ये थोड़ा सा डीपली है ना, ये थोड़ा सा डीपली है।
बच्चों कोई भी बच्चा जाना मत जब तक ये टॉपिक खत्म हो जाए, बड़ा प्यारा सा सवाल है ये। इसकी फुल फॉर्म है बच्चों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसकी फुल फॉर्म है तो दोस्तों इसमें कुल मिलाकर जो मेंबर एस्टेब्लिश किया गया इसको, वो 1944 में किया गया था। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1944 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है बच्चों वाशिंगटन डीसी में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है? वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। भैया इसमें मेंबर कितने हैं? 190। आईएमएफ को क्यों बनाया गया था? अजय करूंगा हेल्प, पहले 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं टॉपिक पढ़ा लूं, उसके बाद हेल्प कर दूंगा आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आईएमएफ को क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि जब किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो वो यहां से चाहे तो पैसा ले सकता है। यहां से क्या ले सकता है बच्चों? पैसा ले सकता है। क्या वो पैसा आपको फ्री में मिलेगा? अगर आपकी हालत खराब हो जाए आज अपने दोस्तों से पैसा लेते हो, क्या वो आपको फ्री में देंगे? आप कहोगे नहीं, वो बच्चों आपको इंटरेस्ट पे मिलेगा पैसा। किस पे मिलेगा? इंटरेस्ट पे। लेकिन यार एक सवाल जिसका मुझे जिंदगी भर मलाल रहेगा, मेरा एक इंटरव्यू था बड़ी अच्छी पोस्ट के लिए, मैं खोलना नहीं चाहूंगा कौन सी पोस्ट थी, अच्छी पोस्ट थी और मैं इंटरव्यू आउट हुआ एक बहुत बढ़िया पोस्ट से। मैं अपने एटीट्यूड की वजह से वहां से बाहर निकला था। आज आपको रीजन बताता हूं। हमको बोलने के लिए 5 मिनट का टाइम था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब नॉलेज ज्यादा हो तो आदमी बोल भी ज्यादा लेता। कई बार 5 मिनट का टाइम था, मैं लगातार 21 मिनट एक शब्द पे बोलता रहा। 21 मिनट, पता नहीं उनको क्या हुआ ऐसा, मैंने तो ज्यादा ही बोला था जितना, लेकिन उनको शायद ये बात अच्छी नहीं लगी। और दोस्तों उन्होंने जो है शायद ये बात जब अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने हमें निकाल दिया। आपको बताता हूं, अगर आपके परिवार में कहीं आपके डैडी की इंसल्ट हो जाए तो पूरे परिवार की इंसल्ट हो जाती है। बोलो यस या नो। अगर आपके परिवार में आपके पापा की कहीं इंसल्ट हो जाए तो समझो बच्चों पूरे परिवार की इंसल्ट हो जाती है। बोलो हाँ या ना। और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहीं कोई कह दे अरे नहीं यार तुम तो अपने मन की करते हो, उनकी बात को आया गया कर दे, तो दोस्त ये बताओ पूरे देश की इज्जत खराब हो गई। बात है 1991 की, ध्यान से सुनना। बात है 1991 की। हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल लगातार डूब रही थी। बात क्या है? हमारे देश की जो स्थिति थी, मुझसे यही सवाल पूछा गया था बच्चों, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। इस पे मैं वहां 20 मिनट बोला था एक शब्द पे। अब आपको क्लियर करूंगा क्या था वो शब्द जो मुझे चुभेगा जिंदगी भर। 1991 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे बच्चों? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। पीएम ऑफ इंडिया पीएम नरसिम्हा राव। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे बाबू? अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात करता हूं तो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। कौन थे लल्ला? मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। देश की हालत खराब थी। दोनों कहां पहुंचते हैं? दोनों पहुंचते हैं आईएमएफ के पास। इसके पास? आईएमएफ के पास। दोनों पहुंचने का मतलब है इनका कोई संदेश उनके पास पहुंचता है। और इस समय हमारे देश की हालत ऐसी थी बाबू, आई एम रियली सॉरी, मैं डॉक्टर लगाना भूल गया, डॉक्टर मनमोहन जी। देश की हालत खराब थी, लेकिन दोस्तों मनमोहन सिंह जी ने मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी, इन दोनों की बात को सिरे से खारिज कर दिया। और आईएमएफ ने हमें कहा कि आप अपने देश में एलपीजी लागू करो। वर्षा, आप अपने देश में एलपीजी लागू करो। सर एलपीजी क्या होती है? पहले तो बच्चों यही नहीं समझ पाएंगे कि भैया एलपीजी क्या होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा एलपीजी क्या होता है। अंकित मेरी क्लास का ऐसा बालक है जिसने फुल फॉर्म लिखा है। एल का मतलब होता है सर जी लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन। एक कह रहा गुरुजी ये क्या ही गैस होती है? बाबू गैस होती तो अप्लाई नहीं की जाती है ना, गैस नेचुरल है। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्रोवाइडाइजेशन, और देन जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण इसे हिंदी में बोलते हैं। कभी मौका मिलेगा तो दोस्तों मैं आपको यह बताऊंगा कि एलपीजी है क्या, निजीकरण क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी
बात तो नहीं कह रहा, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलेगा कल परसों में कभी भी, तो मैं एक टॉपिक से आपको ये जरूर समझाऊंगा कि एलपीजी होता क्या है। ये कोई टैक्स रेट नहीं होती है जो बच्चे कह रहे हैं टैक्स रेट होती है, ना, ये टैक्स रेट नहीं होती है। इसको मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होती है। तो पेपर में सवाल यही आएगा कि एलपीजी का जो प्रोसीजर है वो किसके समय में भारत में लागू हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था पीवी नरसिम्हा राव, उस समय प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों मनमोहन सिंह जी उस समय कौन थे दोस्तों, हमारे देश के वित्त मंत्री थे। अगर मैं मनमोहन जी की बात करूं तो मनमोहन सिंह जी देश के ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हों। अगर मैं बात कर रहा हूं मनमोहन जी की, तो ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। बाकी दूसरा ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। तो आपको सवाल कंफ्यूज इसमें भी कर सकता है कि बताइए ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं। आपको इस तरीके से भी कंफ्यूज कर सकता है, बताइए ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिनका नाम नोटों पर आता है। और नोट पे किसका नाम आता है बाबू, नोट पे किसका नाम आता है? तो आप बताओगे नोटों पे प्रधानमंत्री मनमोहन जी का नाम आएगा, क्योंकि वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय खाद्य संगठन की अगर मैं बात करूं, अगर बच्चों मैं अंतरराष्ट्रीय खाद्य संगठन की बात कर रहा हूं तो इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना भी कब हुई थी दोस्तों? उषा, इसकी स्थापना भी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और याद रखना इसमें जो मेंबर है वो है 194। इसमें जो मेंबर है वो कौन है? वो है बच्चों 194। आपको बताना है प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है, डायरेक्टर जनरल इसके कौन है, प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नाटो। नाटो को लेकर तो बड़ा मामला गड़बड़ रहा है, आप लोगों को पता होगा। सर पीएम भी बने हैं, ये आरबीआई के गवर्नर भी बने हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बाबू, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। किसने मना किया नहीं पॉसिबल ये? चले भैया, चलो सब अपना बताया नहीं इंटरव्यू में क्यों हट गए थे। मैं बता तो रहा हूँ, इंटरव्यू में मैं फाइनल मेरिट से बाहर था। क्या रीजन था ये तो मैं नहीं जानता यार। देखिए आपसे पूछ सकता है सर नाटो की स्थापना कब हुई है, तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। याद रखना बाबू, नाटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है, हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में, ठीक है। और बच्चों इसके महासचिव आप सबके चेंज हो गए हैं, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। महासचिव मैं कल आपको इनके लिख दूंगा, आप उसमें देख सकते हो आराम से कौन कौन से चेंज हुए हैं। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 32 हैं। अगला देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि मेरे प्यारे साथियों बात की जा रही है डब्ल्यूएचओ की। बात किसकी की जा रही है? डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ। इन दोनों के हेडक्वार्टर, पहले तो आप ये याद रखो कि इन दोनों के जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। इसके जो हेडक्वार्टर हैं जिनके नाम के आगे डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यूएचओ हो डब्ल्यूटीओ हो, इन दोनों के जो हेडक्वार्टर हैं वो है मेरे दिल के टुकड़ों, दिल जिगर जिगल के टुकड़ों, मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, ठीक है बाबू। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, मुख्यालय जेनेवा में है। और बच्चों इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वो है 194। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वो है 194। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ। अगर मैं डब्ल्यूटीओ की बात करता हूं बच्चा, अगर मैं डब्ल्यूटीओ की बात करता हूं दोस्तों, एक मिनट जरा, एक मिनट रुक जाना रे लल्ला। चलो दोस्तों, अगर मैं डब्ल्यूटीओ की बात कर रहा हूं तो डब्ल्यूटीओ के मेरे प्यारे साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी। मैंने कहा था जिसका नाम डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, इनके सबका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? जेनेवा में। और जेनेवा पड़ता कहां है भैया? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ये भी आपको मैं बता चुका हूं। इसके बाद अगर बात करूं महानिदेशक, तो ये बिल्कुल ठीक लिखे हैं, सदस्य देश 164 है।
अगला पॉइंट रेड क्रॉस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, तो रेड क्रॉस के बारे में दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि रेड क्रॉस के बारे में पवन भैया इनको अच्छी तरीके से बता चुके हैं। रेड क्रॉस पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। अगर मैं रेड क्रॉस की बात कर रहा हूं तो दोस्तों रेड क्रॉस आप लोग आराम से सुन लीजिएगा। सर रेड क्रॉस के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने पहले भी रेड क्रॉस के बारे में बताया था। रेड क्रॉस 8 मई को क्यों मनाया जाता है? पहला पॉइंट आप ये ध्यान से सुनो। सर जी अगर हम रेड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो पहले तो आप सुनो इसके बारे में फैक्ट। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। पहला सवाल तो ये सुनिएगा, सर किसने की थी? इसकी स्थापना 1863 में मेरे प्यारे साथियों हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। किसने की थी? हेनरी ड्यूरेंट ने जेनेवा में की थी। इसका जो मुख्यालय वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार इसने प्रथम विश्व युद्ध में मदद की लोगों की, उसलिए मिला था। दूसरी बार इन्होंने सेकंड विश्व युद्ध में मदद की थी। तीसरी बार नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? इसे तीसरी बार नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? कोई बच्चा बता सकता है? लक्ष्मी आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे 100 साल हो चुके थे। कितने साल? क्योंकि 1863 में बनी, 1963 में 100 साल हो गए थे, इसलिए बच्चों इसको मिला था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसे क्यों बनाया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय, मान लो कोई युद्ध हो गया किन्हीं दो देशों के बीच में, या ऑल ओवर वर्ल्ड में युद्ध हो गया, या बच्चों कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई, आपत्ति आ गई, तब दोस्तों लोगों को राहत दिलाना इसका काम होता है। अब जिसने इसकी स्थापना की थी, दोस्तों आपको बता दूं उनका नाम क्या था? उनका नाम था हेनरी ड्यूरेंट। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 8 मई को। इनका जन्म कब हुआ था? 8 मई को। इसीलिए दोस्तों 8 मई को रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। आज क्लियर हो गया कि रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? हो गया बच्चों? अब आ जाओ नेक्स्ट एक ऐसा पॉइंट पढ़ाने वाला हूं जहां से मुझे उम्मीद है कि पेपर में सवाल बन सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। बच्चों सबसे पहले तो ये बताओ कि इसकी स्थापना कब हुई थी? किसी भी बालक को पता हो कि सर इसकी स्थापना कब की गई थी? कोई बच्चा मुझे बताएगा? बोलो भैया। देखिए इसकी अगर मैं स्थापना की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसकी स्थापना की बात कर रहा हूं तो स्थापना हुई थी 1945 में। अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा हो, जिसने बिल्कुल अभी इसके बारे में ना जानकारी रखी हो, तो मैं बता दूं इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। लेकिन इसने जो अपना काम करना शुरू किया था बच्चों, वो किया था 1946 से शुरू। यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट बन गए और आप गलती ना करो, इसलिए बच्चों मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सर जब हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट क्यों? दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं आज इंडिया और पाकिस्तान का आपस में डिस्प्यूट हो जाए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाए, तो ये केस कहां जाएगा आप बताओ? अब ना तो तुम्हारी हाई कोर्ट में जा सकता है, ना तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो कहां जाएगा? तो तब आप कहोगे तब ये जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में। तब कहां जाएगा बच्चों? ये जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में। सर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में है बच्चों। सर नीदरलैंड में भी स्पेशली कहां पर है? सर हैग में। नीदरलैंड के भी कहां पर है बच्चों? ये हैग में है। लेकिन दोस्तों जो मैं अब आपको बताने वाला हूं वो है सबसे जरूरी बात। सर इसका हेडक्वार्टर आपने कहा नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में स्पेशल कहां है? सर हैग में है। अब ये बताओ सर इसमें नंबर ऑफ जज कितने होते हैं? टोटल जज कितने होते हैं? अगर मैं टोटल जज की बात कर रहा हूं, अगर मैं जज की बात कर रहा हूं भाई, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट में लल्ला
इंटरनेशनल कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पहला पॉइंट आता है सर इसमें जज कितने होते हैं। कोई भी बालक बताए सर इसमें जो जज होते हैं सर 15। कितने होते हैं? 15। और इन 15 का जो टेन्योर होता है, यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है बच्चों, वो कार्यकाल कितना होता है ये आप मुझे बताएंगे। सर कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों कार्यकाल होता है 9 साल का। कार्यकाल कितने साल का होता है? 9 साल का। 2 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। इंटरनेशनल कोर्ट की अगर बात करूं, जज होते हैं टोटल 15। अब कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का। बच्चों अब इसमें ये तो आपने पढ़ ली, ये 15 जज आएंगे कहां से? ये जो 15 जज हैं ये आएंगे कहां से? कोई बच्चा मुझे बताएगा? क्या किसी स्पेशल किसी कॉन्टिनेंट से आएंगे, या ऑल ओवर वर्ल्ड से आएंगे, या सिर्फ इंडिया से आएंगे 15 के 15? ये जज आएंगे कहां से ये बताओ जरा मुझे आप। सर इन 15 जजों में से अगर बात की जाए, इन 15 जजों में से अगर मैं बात करूं, पहले अगर किसी बच्चे को पता हो तो आप मुझे जवाब दे सकते हो। सर 15 में से भाई अफ्रीका से अगर मैं बात कर रहा हूं, सर अफ्रीका से आएंगे 3। अफ्रीका से कितने मेंबर आएंगे? सर 3 मेंबर आएंगे। चलो सर अफ्रीका की बात हमने मान ली, 3 मेंबर आएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं एशिया की, अगर मैं एशिया की बात कर रहा हूं तो सर एशिया से कितने मेंबर आएंगे? सर एशिया से भी 3 मेंबर आएंगे। एशिया से भी 3 मेंबर आएंगे। इसके बाद में बच्चों अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूं, अमेरिका की बात कर रहा हूं, तो बच्चों अमेरिका से और कैरेबियन देशों से अगर बात की जाए, अमेरिकी प्लस कैरेबियन कंट्री, बच्चों ये आएंगे 2। 15 में से 3 3 6 2 8 हो गए। 7 मेंबर और कहां से आएंगे बच्चों? अगर मैं 7 और मेंबर की बात करता हूं तो 7 मेंबर आएंगे मेरे प्यारे साथियों, वेस्टर्न यूरोप की अगर मैं बात करूं, वेस्टर्न यूरोप से आएंगे 5। कितने हो गए बच्चों? 3 3 6 2 8 5 13। 2 कहां से आएंगे बच्चों? 2 तो मेरे 2 कहां से आएंगे? वेस्टर्न से हो गए 5। ईस्टर्न यूरोप, शायद ईस्टर्न यूरोप से जो आएंगे वो आएंगे बच्चों 2। तो शायद ये टोटल 15 हो गए बाबू, शायद ये टोटल 15 हो गए। दोस्तों आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि सर इंटरनेशनल कोर्ट में कुल मिलाकर 15 जज होंगे। इन 15 जजों का जो टेन्योर होगा, कार्यकाल होगा, 9 साल का होगा। 15 में से वेस्टर्न यूरोप से आएंगे 5, ईस्टर्न यूरोप से आएंगे 2, अफ्रीका से आएंगे 3, एशिया से आएंगे 3, और अफ्रीकी प्लस कैरिबियाई कंट्रीज से वहां से कितने आएंगे? सर वहां से आएंगे 2। तो टोटल हो गए 15। टोटल हो गए बच्चों 15। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आज तक भारत के कितने जज यहां पे बने, अगर मैं पूछूं इंडिया से, बच्चों इंडिया के कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट में कितने लोग जज बने हैं, तो दोस्तों इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पहले थे सर बेनेगल नरसिंह राव। पहले का नाम क्या था दोस्तों? सर वेनेगल राव। दूसरे का नाम था नागेंद्र सिंह, दूसरे का नाम था नागेंद्र सिंह। और अगर मैं तीसरे की बात कर रहा हूं तो तीसरे का नाम था रघुनंदन स्वरूप पाठक, रघुनंदन स्वरूप पाठक जी। और बच्चों एट प्रेजेंट जो काम कर रहे हैं उनका नाम है दलवीर सिंह भंडारी, दलवीर सिंह भंडारी। बच्चों ये थी आज की क्लास। पहले ये बताओ कि क्लास कैसी लगी आपको? बाकी बची हुई क्लास कल होगी, परेशान मत हो। मैं मानता हूं ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है अपने आप में, इतना टफ है कि इनके नाम रखने भी अपने आप में दोस्त यार बड़ा एक झमेला है, लेकिन हमने फिर भी आपको इजी वे में याद कराने की कोशिश की है कि आप जिससे याद कर सको।
आप सारे बालक मुझे मैसेज कर देना, वहाँ पे सब जो मैंने बताया आपको, बाकी मैं आईडी आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, उस वीडियो को देख लेना, सब कुछ बच्चों आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ क्या चीज मिलेगी। ठीक है भैया। अब अजय बोलो भाई, अजय आपका क्या क्वेश्चन था, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन यार देखो इतने इजी टॉपिक को मैंने आसान बनाने की कोशिश की है, आप लोग प्लीज फीडबैक देके जरूर जाना। अजय भैया क्वेश्चन पूछो। पीपीटी का बैकग्राउंड कल से व्हाइट मिलेगा आपको। अजय भैया क्वेश्चन पूछो। बुक के बारे में बताइए सर प्लीज, बुक लेना है। तो भाई अजय कौन सी बुक लेनी है आपको बताओ। बुक के बारे में कल शाम को 4 बजे बताऊंगा, इसी क्लास में यहीं पे खड़े होगा। ठीक है, आपको जो भी बुक लेनी है कल बुक के बारे में आपको बताऊंगा। जाने से पहले फिर कह रहा हूं 5 स्टार रेटिंग देके जाना जितने बालक यहां पर बैठे हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखो, बाय बाय।